ऐसी मेरा नाम वंदना सिंह है। इसमें जो है हम क्विक रिवीजन जो है यूपीपीएससी प्री 2021 के लिए करेंगे। तो बेसिकली ये कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है एंड करंट अफेयर है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप जो है बेसिकली इस नंबर पे जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी डिटेल है, आप इसको देख सकते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम में कोर्स है। ये बेसिकली 3 कोर्स हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। इससे रिलेटेड जितना शेड्यूल है और डिटेल्स हैं और फी है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो 2020 का कोर्स था उससे डायरेक्ट 70 क्वेश्चन आए थे। आप नीचे जो पीडीएफ है वहाँ से इसको वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए हम अब डिस्कस करते हैं। इसमें हम इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 1949 में, तो इसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे। लेकिन अब जो है इसके अंदर 450 आर्टिकल्स हैं और 25 पार्ट हैं। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अलग अलग आर्टिकल्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आर्टिकल 12 से 35 में जो है फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल हैं। 36 से 51 में जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। 51 ए जो है आर्टिकल, उसके अंदर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो 51 ए आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और इसके अंदर जो है सब क्लॉजेज हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के। आर्टिकल 80 जो स्पेसिफाई करता है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स होनी चाहिए, और आर्टिकल 81 स्पेसिफाई करता है लोकसभा में। तो इसको आप ऐसे याद कर लेना, 80 81। तो 80 पहले आता है तो राज्यसभा पहले होगा, क्योंकि राज्यसभा इज अ बिग चैम्बर। तो राज्यसभा जो है इज अ चैम्बर ऑफ एल्डर। तो ये 80 जो है पहले आएगा और 81 बाद में आएगा। तो 80 और 81 इसको ऐसे याद कर लेना। फिर उसके बाद 343 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। 343 आर्टिकल 356 जो है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। तो 356 प्रेसिडेंट रूल से रिलेटेड है। 370 जो है स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर, तो वो तो अब रहा नहीं है, इट्स रिपील्ड। एंड 395 जो है बेसिकली इसने रिपील किया था जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये जो है ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स हैं उन का क्वेश्चन है ये कि आर्टिकल 395 किससे रिलेटेड है। तो इसने रिपील किया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब हम इसको एक एक करके देख लेते हैं सारे आर्टिकल्स को। तो पार्ट 1 जो है वो आपका आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 पे डील करता है। पार्ट 1, तो आर्टिकल 1 में जो है आपका नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया है। एंड आर्टिकल 2 में जो है एस्टैब्लिशमेंट एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आप यहाँ ध्यान रखना, आर्टिकल 2 जो है नए स्टेट से है, और आर्टिकल 3 जो है फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्टेट एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ द एरिया ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो मतलब आर्टिकल 2 में जो है, आर्टिकल मतलब 2 जो है वो बिल्कुल न्यू स्टेट से रिलेटेड है, और आर्टिकल 3 जो है एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका जो है उसमें चेंजेस लाने हैं। मतलब स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, उसकी बाउंड्री कम कर दी, उसका ऑल्ट्रेशन ऑफ एरिया कर दिया, तो उसमें चेंज लेके आने हैं। तो यहाँ रखना 2 जो है न्यू स्टेट है, आर्टिकल 3 जो है वो एग्जिस्टिंग स्टेट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद पार्ट 2 आता है। पार्ट 2 आर्टिकल 5 और आर्टिकल 11, तो ये डायरेक्ट आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट आया था, आई थिंक 2019 में या 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि जो सिटीजनशिप है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक रिलेटेड है। तो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 जो है वो सिटीजनशिप से रिलेटेड है। तो इसमें आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन जब कमेंस हुआ तो क्या सिटीजनशिप थी। आर्टिकल 6 जो है, आर्टिकल 6 बात करता है वो उन लोगों की जो माइग्रेट हुए हैं इंडिया में फ्रॉम पाकिस्तान। मतलब जब आपका पार्टीशन हुआ तो वो जो माइग्रेट हुए हैं पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग आए हैं उसके बारे में आर्टिकल 6 जो है वो बात करता है। आर्टिकल 7 किसके बारे में बात करता है, जो पाकिस्तान गए हैं। 6 जो बात करता है जो इंडिया में आए हैं। आर्टिकल 10 जो है वो कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ सिटीजनशिप की बात करता है, और आर्टिकल 11 जो है वो बात करता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। तो ये पार्लियामेंट से रिलेटेड है, और 10 जो है कंटिन्यूएंस से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट आता है आपका पार्ट 3। तो पार्ट 3 जो है वो आपका किससे रिलेटेड है, पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप से रिलेटेड था, पार्ट 3 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट जो है आपका 12 से 35 तक है। 12 में इसकी डेफिनेशन गिवन है, और
13 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट गिवन है, 13 में गिवन है कि जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है या फिर डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 5 बेसिक फंडामेंटल राइट थी, लेकिन उसके बाद जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको एज अ लीगल राइट बना दिया, और वो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। तो इट्स अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12। तो ये क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है वो किस टाइप की राइट है, फंडामेंटल राइट है, कौन सी राइट है, तो इट्स अ लीगल राइट। राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A, और कौन से पार्ट में है, पार्ट 12 में। तो 300A पार्ट 12। अब हम कुछ फंडामेंटल राइट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 14 से 18 जो है वो आपका राइट टू इक्वालिटी से डील करता है। तो 14 जो हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड 15 में जो हो गया प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये 5 तरह का प्रोविजन है ऑन डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, तो ये 5 है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ। तो ये 5 है, तो इनको 5 को याद कर लेना कि कौन कौन सा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ग्राउंड है, तो ये 5 याद कर लेना, RRCSB। तो ये है 16 जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मेजर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो 16 जो है वो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 17 जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 18 जो है टाइटल से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है ये सारे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं। फिर उसके बाद है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में आता है। तो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में आता है। तो बेसिकली आर्टिकल जो 19 है उसके अंदर जो आपके 6 राइट गारंटी करते हैं। पहला हो गया राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू असेंबल। तो बेसिकली ऐसे है राइट, आर्टिकल सब क्लॉज 1 ABCD। तो इसके अंदर जो है 6 करते हैं। तो पहला हो गया स्पीच, फिर दूसरा हो गया असेंबल, फिर हो गया तीसरा एसोसिएशन, फिर उसके बाद हो गया मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, एंड फिर नेक्स्ट हो गया रिसाइड, एंड फिर हो गया प्रोफेशन। तो स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूव फ्रीली, रिसाइड एंड प्रैक्टिस प्रोफेशन। तो स्पीच, असेंबल, एसोसिएशन, मूव फ्रीली एंड रिसाइड एंड प्रैक्टिस प्रोफेशन। तो ये 6 है आर्टिकल जो 19(1) के अंदर। आर्टिकल 20 जो है बेसिकली इन प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 21 जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और इसके अंदर ही जो है आपका राइट टू प्राइवेसी आता है। आर्टिकल 21 के अंदर राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद जो आता है आर्टिकल 23 और 24 जो है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 23 जो है वो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग और फोर्स लेबर से रिलेटेड है, और 24 जो है वो प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज अंडर 14। तो ये एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन से रिलेटेड है, और ये आर्टिकल 23 जो है ट्रैफिक एंड ह्यूमन बीइंग या फोर्स लेबर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, और इसके अंदर जो है आर्टिकल 25 जो है वो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, एंड 26 जो है वो रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड है। तो ये आप ऐसे याद करना, PMTI। तो यहाँ हो गया प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन, M से हो गया मैनेज रिलीजन अफेयर्स, एंड T से हो गया टैक्सेस, और I से हो गया रिलीजन इंस्ट्रक्शन। तो PMTI, तो PMTI याद कर लिया। फिर उसके बाद आर्टिकल 29 और 30 जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। तो यहाँ बताए आपको इन चीज़ों में जो है बहुत कंफ्यूज किया जाता है, मतलब राइट टू फ्रीडम में और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट में जो है बहुत कंफ्यूज किया जाता है। तो आप यहाँ याद रखेंगे आर्टिकल जो 29 और 30 है इट्स रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़, रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़। तो आर्टिकल 29 जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ से है। तो आर्टिकल 29 इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, एंड आर्टिकल 30 राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो 29 हो गया माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन,
एंड 30 हो गया इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और आर्टिकल 30 तो है वो तो रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो मतलब जहाँ आप रिट्स लगाते हैं, तो वो आर्टिकल 32 है। फिर नेक्स्ट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आपका पार्ट 4 में आता है और ये 36 से लेके 51 तक है। 36 से लेके 51 तक है, तो 36 में डेफिनेशन है, 37 में एप्लीकेशन है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 39A बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में है। 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत से रिलेटेड है। 41 जो है राइट टू वर्क से रिलेटेड है। 43 लिविंग वेजेस से रिलेटेड है। 43A जो है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, तो 43A जो है मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है और हब अभी जो है इंडिया के अंदर सिर्फ गोवा में ये एप्लीकेबल है। 45 जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन से रिलेटेड है। एंड 46 जो है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड OBC, तो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है। 46, तो इसमें जो है आर्टिकल 39A इंपॉर्टेंट है, 40 इंपॉर्टेंट हो गया, 43 इंपॉर्टेंट हो गया, 43A इंपॉर्टेंट हो गया, 44 भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो सारे ही इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर। 47 हो गया ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। एंड 48 हो गया आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एंड 49 जो है मॉन्यूमेंट से रिलेटेड है। 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सेपरेशन ऑफ पावर जो है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 51 जो है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड है, तो इसको ज़्यादा याद रखना, ये जो है ज़्यादातर जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उससे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आर्टिकल जो पार्ट है 4A में आती है, तो आप यहाँ रखना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 4 में आता है। देखो ऐसे याद रख लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें कितने लेटर हैं? 4 लेटर है ना, तो 4 लेटर मतलब पार्ट 4, और इसके बाद आएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, तो पार्ट 4A, तो 4 लेटर पार्ट 4A ये हो गया। फिर उसके बाद हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज, ये 4A हो गया। ये 51 आर्टिकल्स के अंदर आता है, तो 51 आर्टिकल्स के 51A के अंदर, और इसके अंदर सब क्लॉजेज है। तो ओरिजिनली 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थे, लेकिन फिर उसके बाद 11 हो गई 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 से। 86 से 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। फिर पार्ट 5 जो है वो आपका यूनियन से रिलेटेड है, इसके अंदर जो आर्टिकल है 52 से 151 जो है आर्टिकल्स है। तो 52 जो है वो आपका प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, ये आप जो है प्रेसिडेंट का सारा याद कर लेना। देखिए 52 प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 53 उसकी एग्जीक्यूटिव पावर से रिलेटेड है, 53 उसकी एग्जीक्यूटिव पावर से, 54 जो है उसके इलेक्शन से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव पावर और फिर इलेक्शन। तो आप यहाँ याद रख लेना प्रेसिडेंट एक्सेल, प्रेसिडेंट एक्सेल, तो एक्सेल मतलब एग्जीक्यूटिव, EL मतलब इलेक्शन, तो प्रेसिडेंट एक्सेल जो है वो 52, 53, 54 हो गया। फिर उसके बाद जो है फिर इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट का होता है वो 61 में होता है, 61 आर्टिकल में इम्पीचमेंट होता है। फिर 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, 64 जो है वाइस प्रेसिडेंट विद द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल स्टेट। फिर 66 जो है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट जो है वो आर्टिकल 72 है। तो देखिए आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, आपने ये याद कर लिया। अब आपको ये याद करना है कि जो गवर्नर है उसकी पार्डनिंग पावर क्या होती है। तो इसमें सिंपल क्या करना, 72 लिया प्लस 89 ऐड करा, तो ये कितना हो गया 161। तो 161 इज द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। तो इसको पता है क्या करना, टिल आर्टिकल 111 89 ऐड कर देना, और उसके बाद आफ्टर 1111 90 ऐड कर देना, तो आपको जो है यूनियन और स्टेट के आर्टिकल्स मिल जाएंगे। तो 72 में जो है 89 ऐड किया तो 161 मिला, इट्स अ पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। फिर ऐसे ही जो है 74 में जो है 89 ऐड कर लिया तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर मिल जाएगा।
एंड फिर उसके बाद 76 में जो है आपने 89 ऐड कर लिया तो आपको एडवोकेट जनरल मिल जाएगा। तो इस तरह से 72 जो है पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है, 74 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, तो 74 ये हो गया। 76 जो है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 79 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट है, 80 जो है राज्यसभा है और 81 जो है लोकसभा है। 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा। फिर उसके बाद 83 जो है ड्यूरेशन ऑफ द पार्लियामेंट है, एंड फिर उसके बाद 93 जो है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड है। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर से 105 है पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, तो इसके आने के चांसेस हैं कि पावर एंड प्रिविलेजेस किससे रिलेटेड है, 105 से। 109 जो है प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल से रिलेटेड है, और मनी बिल की जो डेफिनेशन है वो 110 में है। तो आप याद रखेंगे 109 जो है प्रोसीजर है, लेकिन डेफिनेशन जो है वो 110 में है। ये 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल बजट से रिलेटेड है, तो ये बजट से रिलेटेड है। 114 एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। 123 जो है वो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 123 जो है प्रेसिडेंट की पावर होती है ऑर्डिनेंस को करने की, तो आप जो है गवर्नर की पावर कैसे निकालेंगे? 123 है प्लस 90, क्योंकि 90 क्यों है, 111 से ज्यादा हो गया ना, तो 213 जो है गवर्नर की पावर हो गई। 123 प्लस 90, तो 213 जो है वो आपकी गवर्नर की पावर होगी ऑर्डिनेंस करने की। तो इस तरह से जो है आप यूनियन और स्टेट के जो है वो निकाल सकते हैं। फिर आर्टिकल 124 जो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। 125 जो है सैलरी ऑफ जजेस से रिलेटेड है। 126 जो है अपॉइंटमेंट ऑफ द एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस से रिलेटेड है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस्टैब्लिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्टिंग चीफ जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद 127 जो है एडहॉक जजेस से रिलेटेड है। फिर 128 अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज एट द सिटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 129 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 129 इंपॉर्टेंट है, इट्स बेसिकली द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। 130 जो है सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। 126 द स्पेशल लीव फॉर द अपील ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड 137 इज द रिव्यू ऑफ जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। 141 है डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, तो सारे कोर्ट्स में जो डिसीजन है वो बाइंड रहेगा। 148 जो है वो कैग का होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो इसमें जो है बेसिकली आपका जो है 124 बहुत इंपॉर्टेंट है, 126 इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जजेस, एंड 129 इंपॉर्टेंट है कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड। 130 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें 141 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 148 तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है बिकॉज इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैग, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट है 149 जो है वो ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कैग है। फिर उसके बाद पार्ट 6 है। पार्ट 6 जो है आपका स्टेट से रिलेटेड है। इसके अंदर आर्टिकल 152 से 237 आते हैं। तो 153 जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है। गवर्नर की जो है एग्जीक्यूटिव पावर है, और 161 जो है पार्डनिंग पावर है। मैंने बताया था ना आपको कि आप उसमें प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर में जो है 89 ऐड कर देंगे तो आपको जो है गवर्नर की मिल जाएगी 161। तो ये आप अगर प्रेसिडेंट की याद कर लेंगे गवर्नर की मिल जाएगी, ये गवर्नर की याद करेंगे तो माइनस कर लेता हूँ, उसकी मिल जाएगी। तो एडवोकेट जनरल जो है वो एडवोकेट जनरल तो 165 है। तो आप यहाँ देखिए 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एंड ये अटॉर्नी जनरल ऑफ फॉर इंडिया, तो ये हो गया 166। तो 166 76 प्लस 89 कितना हो गया 165। तो आपको मिल गया ना ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो 76 प्लस 89 कितना हो गया 165। तो आपको मिल गया एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो ऐसे ही आप निकाल लीजिए। अब देखिए ऑर्डिनेंस का भी बताया था मैंने आपको, तो ऑर्डिनेंस का भी आपको ऐसे ही मिल जाएगा। तो 213 जो है पावर ऑफ द ऑर्डिनेंस हो गया। 214 जो है हाई कोर्ट के लिए हो गया। 215 जो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के लिए हो गया। 226 जो है रिट से रिलेटेड हो गया। तो 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रिट से रिलेटेड है, और 226 जो है वो हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड है।
तो हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड है। 226 हाई कोर्ट की रिट से रिलेटेड है। फिर 233 है अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, और फिर ये सबऑर्डिनेट कोर्ट से रिलेटेड। पार्ट 7 जो है वो रिपील हो चुका है। पार्ट 8 जो है वो यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड है, इसके अंदर आर्टिकल 239 से 242 आते हैं। पार्ट 9 जो है वो आपका पंचायत से रिलेटेड है, 243 से 242A आते हैं। तो पहला जो है वो ग्राम सभा एंड बी जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पंचायत, तो इससे रिलेटेड है। तो ये ऐसे है ग्राम सभा, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन एंड फिर रिजर्वेशन, और इस तरह से सारे जो है आर्टिकल्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। फिर पार्ट 9A जो है वो आपका पार्ट 9A जो है वो 243P 243Z जी से म्यूनिसिपैलिटीज से आता है। 9B जो है वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटीज से हो गया। पार्ट 10 जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया 244, तो आप यहाँ याद रखेगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया जो है वो 244 आर्टिकल से है। पार्ट 10 244 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, 9A बहुत इंपॉर्टेंट है, 9B इंपॉर्टेंट है। तो आपको मोटा मोटा तो सभी याद रखना है कि यूटीज किससे रिलेटेड है, कौन से आर्टिकल से है, 239 से 242, तो ये आपको मोटा मोटा सब याद रखना है। पार्ट 12 जो हो गया फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट से आता है, आर्टिकल 269 से 300A के अंदर आता है। तो 266 जो है आपका कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट के अंदर हो गया। 267 जो है वो आपका कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, 267। और 269A आप मुझे बताएंगे क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए 269A क्या होता है। 280 जो है वो फाइनेंस कमीशन है। 300A जो है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, तो पहले ये फंडामेंटल राइट था, नाउ इट्स अ लीगल राइट अंडर पार्ट 12 300A। पार्ट 13 जो है वो ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरीज ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, 301 से 307 है ये। एंड 301 जो है फ्रीडम टू ट्रेड से रिलेटेड है, और आर्टिकल 302 जो है पार्लियामेंट कोई भी पावर इम्पोज कर सकता है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेड पे। फिर जो है आप पार्ट 14 जो है वो सर्विसेज अंडर जो है सेंटर एंड स्टेट, तो यही जो पार्ट है ना, जब आप सिविल सर्विसेज में हो जाओगे, आप पीसीएस बन जाओगे, तो यही जो पार्ट है इनसे ही आपकी डीलिंग होगी, या आपके जो सर्विस रूल्स हैं और ये सब है वो यहाँ से ही डील होंगे। तो आर्टिकल 312 जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है। 315 जो है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, 315 सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट। 320 जो है फंक्शन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप 312 याद रखेंगे वो AIS ऑल इंडिया सर्विस, 315 जो है PSC पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 14A जो है ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, 323A एंड 23B। तो 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है, एंड 23B जो है वो अदर मैटर, मतलब इसके अलावा जो अदर मैटर हैं उनसे रिलेटेड है। आर्टिकल 15 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पार्ट 15, तो आपका जो पार्ट 15 है वो इलेक्शन से रिलेटेड है, इसके अंदर आर्टिकल 324 से 329 आते हैं। तो बेसिकली आर्टिकल 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। फिर उसके बाद है कि 325 है कि इन एलिजिबिलिटी से रिलेटेड है, कि मतलब कोई भी जो है वो इनएलिजिबल नहीं हो सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स। तो आप यहाँ देखना रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स है, यहाँ प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे आर्टिकल 15 में होता था ना प्लेस ऑफ बर्थ, वो नहीं है, यहाँ सिर्फ 4 है। आर्टिकल 326 जो है इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल है। एंड फिर पार्ट 16 जो है स्पेशल प्रोविजन टू SCs, STs एंड OBCs माइनॉरिटीज से रिलेटेड है, 330 से 342। आर्टिकल 338 जो है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, एंड 340 अपॉइंटमेंट ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लास। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो 343
पार्ट 17 के अंदर आता है 343 एंड 345 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है स्टेट की है, 343 यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज, 345 जो है स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज। फिर उसके बाद 348 जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज है, 351 जो है डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। तो 351 जो है हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 351 ऑफिशियल यूनियन की 343 है और ये 345 है। इमरजेंसी है जो 352 से 360 है। तो 352 के अंदर जो है नेशनल इमरजेंसी है, 356 के अंदर जो है प्रेसिडेंट रूल है, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो इमरजेंसी किस में आता है? पार्ट 18 में। फिर मिसलेनियस है, फिर 361 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर को जो मिलता है कि ड्यूरिंग मतलब देयर ऑफिस दे कांट बी अरेस्टेड ऑन द मैटर ऑफ द सिविल केसेस। तो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है ये आर्टिकल 361 के अंदर आता है। पार्ट 20 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर एक आर्टिकल है आर्टिकल 368। फिर स्पेशल ट्रांजिशनल एंड टेम्परेरी प्रोविजन जो है 369 और 370 के, जो ये रिपील हो चुका है, स्पेशल प्रोविजन फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। और 371 जो है वो नागालैंड के लिए है, और जे है स्पेशल स्टेटस फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटका। तो आप जो है इसमें जो स्टेटस हैं, नागालैंड हो गया, इसमें अलग अलग जो आपके स्टेट हैं, नागालैंड हो गया, असम हो गया, ये गुजरात है, ये सारे जो स्टेट हैं उसके स्पेशल प्रोविजन है। तो स्पेशल प्रोविजन विद द रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड, और ये हैदराबाद और कर्नाटका रीजन के लिए है। फिर उसके बाद शॉर्ट टेक्स्ट कमेंसमेंट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील। तो बेसिकली दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये शॉर्ट टाइटल है, 393 के अंदर जो है वो मेंशन है। अब हम जो है वो देख लेते हैं, अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज देख लेते हैं। तो बेसिकली इसमें से हम कुछ तो देख ही चुके हैं, लेकिन एक साथ देखेंगे तो आपको ज़्यादा जो है अच्छे से याद होगा। 76 जो है वो आपका अटॉर्नी जनरल है, 76 जो है वो आपका अटॉर्नी जनरल है, 76 अटॉर्नी जनरल। एंड फिर उसके बाद कैग जो है कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल 148 है, एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट जो है 165 है। तो 76 के अंदर जो है 89 ऐड किया, कितना मिला? 165। तो ये आपका कितना हो गया? एडवोकेट जनरल। फिर स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो 243 आई है, तो आपका 243 आई के अंदर जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन है। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है 243 के अंदर है, 243 ZD के अंदर जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, तो आप यहाँ रखना ZD है ना, D फॉर डिस्ट्रिक्ट। फिर ZE जो है वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी है। 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल है। 279A जो है वो GST काउंसिल है। तो 279 GST काउंसिल है, 269A बताइए क्या होता है? 280 फाइनेंस कमीशन है, 307 जो है इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है, 315 जो है वो यूनियन पब्लिक कमीशन एंड UPSC एंड स्टेट PCS, वो 315 के अंदर आता है। और ऑल इंडिया सर्विसेज कितने के अंदर आता है? 312 के अंदर। 324 जो है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है। और फिर उसके बाद जो है 338 जो है वो नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड है, एंड 338A जो है शेड्यूल ट्राइब से है, एंड 338B बैकवर्ड क्लासेस है। तो आप यहाँ याद रखना कि पहले जो है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है वो मर्ज था, लेकिन ये हटा, तो सबसे पहले कौन सी बनेगी? शेड्यूल कास्ट। फिर उसके बाद ये हटा, तो इसके बाद जो बनेगी शेड्यूल ट्राइब। और आपको पता ही है बैकवर्ड क्लासेस का तो अभी जो सब है पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, तो ये सबसे नीचे आएगा। तो आप ये ऐसे याद रखना है, SC ST एंड BC। तो ये हो गया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो 338A एंड B, तो ऐसे इनको याद कर लेना। 339 जो है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन से रिलेटेड है, तो ये भी याद रख लेना। बैकवर्ड क्लास कमीशन से रिलेटेड 340 है। एंड 344 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट।
तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 344 से रिलेटेड है। फिर स्पेशल ऑफिसर जो है ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज 350A से रिलेटेड है। अब हम शेड्यूल्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो शेड्यूल्स हैं उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो बेसिकली नेम एंड ऑफ द स्टेट से रिलेटेड है, आर्टिकल 1 और 4 इसके अंदर कवर्ड है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि नेम ऑफ द स्टेट के अंदर जो है कौन कौन से आर्टिकल्स कवर्ड है। तो 1 और 4 नेम ऑफ द स्टेट एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, 1 और 4 आर्टिकल। सेकेंड जो है वो बेसिकली जो भी सारे जो प्रिविलेजेस मिलते हैं, अलाउंस मिलते हैं, उन सब से रिलेटेड है। तो इसके अंदर ये आर्टिकल्स हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता क्या आता है कि किस किस को जो है जो ये सेकंड शेड्यूल है वो किस किस के ऊपर वैलिड है। तो ये देखिए, आप हो गया, पहला हो गया प्रेसिडेंट, दूसरा हो गया गवर्नर, फिर हो गया स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। तो ये जो है आपका जो स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हो गए वो आपके लोकसभा के भी हो गए, एंड फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के भी हो गए। एंड चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन वो आपके राज्यसभा के भी हो गए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी हो गए। तो ये कितने हो गए? दो तो ये हो गए, प्रेसिडेंट गवर्नर एंड डिप्टी एंड ये 4 हो गए। फिर चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन हो गए। तो आप ये याद रखना। और फिर उसके बाद जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड कैग। तो ये आप जो है, तो आप ये हाँ ऐसे याद करना, प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट और कैग। तो इतने जो लोग हैं उनके ऊपर जो है सेकेंड शेड्यूल जो है वो अप्लाई होता है। फिर थर्ड शेड्यूल जो है वो ओथ से रिलेटेड है। तो ओथ से रिलेटेड है, तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो ओथ है, पहला तो वो लेते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो जितने सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सब ओथ लेते हैं। तो एक हो गया मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ओथ लेगा। जो पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होते हैं, कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, वो ओथ लेते हैं। एमपीज ओथ लेते हैं। स्टेट मिनिस्टर ओथ लेते हैं। स्टेट मिनिस्टर ओथ लेगा। स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो होगा एमएलएज ओथ लेते हैं। इसके अलावा मतलब जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए वो तो ओथ लेते हैं, मतलब एमएलए जो हो गए और एमपीज हो गए, ये सारे लोग तो ओथ लेते हैं। इसके अलावा जो ओथ लेता है वो होता है हमारा जज, सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का और कैग। तो ये नीचे 3 वाले जो हैं वो सेकेंड शेड्यूल से हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ द जज एंड हाई कोर्ट और कैग। तो ये लोग जो है वो ओथ लेते हैं, तो इनके आप देख लेना। फिर फोर्थ जो है वो एलोकेशन ऑफ द सीट इन राज्यसभा एंड द सीट टू द स्टेट्स एंड यूटीज। तो इसके अंदर जो 2 आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स 40 एंड 80। तो आर्टिकल 4 एंड 80। तो 80 जो है वो आपके राज्यसभा से रिलेटेड है, 81 जो है वो आपका लोकसभा से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 4 और 80 हो गया एलोकेशन ऑफ द सीट। फिर प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, तो एक ही आर्टिकल होता है 244। एंड ट्राइबल एरिया जो होते हैं जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में है, उसका 244 एंड 275, ये 6 शेड्यूल में है। 7th शेड्यूल जो है वो आपका लिस्ट से रिलेटेड है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट के अंदर जो कितने सब्जेक्ट्स हैं 98, स्टेट के अंदर आपके कितने सब्जेक्ट हैं 59, एंड कंकरेंट के अंदर कितने सब्जेक्ट हैं 52। तो 98, 59, 52। तो 98, 59 एंड 52। तो ये जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं। 8 शेड्यूल जो है बेसिकली ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 344 से 351 8 शेड्यूल है। तो ओरिजिनली जो है 14 लैंग्वेज थी, लेकिन अब जो है 22 लैंग्वेज है। 8 शेड्यूल के अंदर कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज है। तो ये हो गया आसामीज हो गया, बंगाली हो गया, बोडो हो गया, डोगरी हो गया, डोंगरी या गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाब, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो आपकी 8th शेड्यूल में है।
तो सबसे पहले जो है सिंधी ऐड हुई थी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1961 में, फिर उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली हुई 71 से 92, और फिर उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली हुई 92 से, फिर उड़िया जो है वो रीनेम्ड हुई 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 9th शेड्यूल जो है वो आपका रिलेटेड है स्टेट लेजिस्लेटर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म एंड अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 1951 में आया था, ये उससे ऐड हुआ था, तो उससे ऐड हुआ था 9th शेड्यूल। जो आपका 10th शेड्यूल है वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है, और ये 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 से आया था, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। 11th शेड्यूल जो है वो आपका पंचायत में जो आप कितने मैटर्स पे पंचायत जो है वो अपने रूल्स बना सकता है, वो 29 मैटर्स होते हैं, तो उससे रिलेटेड है। ये आर्टिकल 243G के अंदर आता है, और ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हुआ था। 12th जो है वो मैटर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज से आता है, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर 18 मैटर्स हैं, ये 243W है। तो ये G हो गया, ये W हो गया, ये 29 मैटर्स हैं, ये 18 मैटर्स हैं, ये 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और ये 74। तो 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल आप याद कर लीजिएगा। फिर ये कुछ एक बार ऐसे ग्लांस देख लेते हैं, कोई आर्टिकल छूटा तो नहीं है। तो 1 नेम एंड टेरिटरी है, एंड आर्टिकल 3 जो है वो न्यू एंड एग्जिस्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट है। फिर आर्टिकल 13 जो है वो लॉ से रिलेटेड है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है 14 है, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट से 16 है, अबॉलिशन से अनटचेबिलिटी है, एंड 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड है, 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ से रिलेटेड है, 21 जो है एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड है, एंड प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन से 25 है, 30 जो है माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, 31C जो है सेविंग ऑफ द लॉ से रिलेटेड है, 32 जो है रेमेडीज़ जो आपको रिट लगाते हैं सुप्रीम कोर्ट में उससे रिलेटेड है, एंड 38 है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर, 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज पंचायत, 44 जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, 45 जो है चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन से रिलेटेड है बिलो 6 ऑफ ईयर एज, एंड उसके बाद 46 जो है कि प्रमोशन करना शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का और अदर वीकर का, 50 जो है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, एंड 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, 72 जो है प्रेसिडेंट की पावर है पार्डन करना, एंड 74 है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, 78 जो है ड्यूटीज़ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द फर्निशिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, 110 मनी बिल से रिलेटेड है, 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये 112 जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसका क्वेश्चन पता है कैसे भी आ सकता है कि व्हाट इज बजट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको एनुअल फाइनेंशियल बजट दे दिया जाएगा या कुछ भी दे दिया जाएगा, तो आप इसको याद रखना है, इट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आर्टिकल 123 जो है वो प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस की, प्रेसिडेंट की पावर ऑर्डिनेंस की है। 143 है जो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करता है। 155 जो है वो गवर्नर से रिलेटेड है। 161 जो है वो गवर्नर की पावर है पार्डन की, और 163 जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। तो देखिए अपॉइंटमेंट ऑफ पावर टू ग्रांट पार्डन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट 74 में प्लस 89 करेंगे कितना मिलेगा 163। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर, तो 74 और 83 यूनियन और स्टेट प्लस 89, तो ऐसे आप निकाल लेना। फिर ड्यूटीज ऑफ द चीफ मिनिस्टर 167 विद रिगार्ड टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू गवर्नर। फिर 169 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 169 जो है एबॉलिशन एंड क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अभी ये जो है वेस्ट बंगाल की वजह से, वेस्ट बंगाल में जो है की वजह से ये बहुत फेमस में था। 200 जो है असेंट टू द बिल बाय गवर्नर, तो असेंट टू द बिल बाय गवर्नर 200।
गवर्नर की पावर ऑर्डिनेंस की, और 213, 226 है पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू रिट्स, एंड 239 ए है वो स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली, तो दिल्ली से रिलेटेड जो है स्पेशल प्रोविजन। 249 जो है मैटर इन द स्टेटलेट इन द नेशनल इंटरेस्ट, तो मतलब जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो इन रिस्पेक्ट टू द मैटर इन द स्टेटलेट मतलब लेजिस्लेट कर सकता है। 262 जो है वो जो आपके इंटर स्टेट रिवर जो हैं उसके रिलेटेड जितने भी ट्राइब्यूनल्स हैं, जो आपके वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स जो बनते हैं, कावेरी हो गया, कृष्णा हो गया, वो आर्टिकल 262 के अंदर है। फिर आर्टिकल 263 जो है इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड है, एंड 265 है टैक्स नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 275 जो है ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, ये बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो फिनेंस कमीशन है वो यही रिकमेंड करता है। तो आर्टिकल 275 जो है ग्रांट फ्रॉम यूनियन टू स्टेट। आर्टिकल 280 जो है फिनेंस कमीशन से रिलेटेड है। 300 जो सूट्स एंड प्रोसीडिंग, 300 ए जो है वो राइट टू मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। आर्टिकल 311 जो है डिसमल रिमूवल एंड रिडक्शन ऑफ सिविल कैपेसिटीज़। 312 जो है ऑल इंडिया सर्विसेज से रिलेटेड है। 315 जो है वो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस से रिलेटेड है। फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन जो है आर्टिकल 320 से रिलेटेड है। 223 ए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। 324 जो है इलेक्शन कमीशन से है। फिर रिजर्वेशन ऑफ फॉर द सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ द पीपल, तो ये 330 से रिलेटेड है। क्लेम ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब फॉर द पोस्ट वो 335 से है। इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी जो है 352 से है। 356 से जो प्रेसिडेंट रूल है। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 से है। एंड फिर उसके बाद 368 जो है पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टेम्परेरी प्रोविजन जो रिलेटेड है जम्मू कश्मीर से। तो ये सब आप जो है इसको एक बार देख लेना, 2-3 बार इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, तो यहाँ आपका जितना है सारे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।